हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैशन स्टडी विद राधिका में आपका स्वागत है। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही है। तो हम जो कर रहे थे वो पीओटी यानी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के क्वेश्चन कर रहे थे, जो कि सीआईटीएस फाइनल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। 145 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आपको जो 145 तक क्वेश्चन देखने हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द ब्लूम लेवल फॉर द स्टेट क्वेश्चन। डिफाइन पंचायत। दिए गए प्रश्न के लिए ब्लूम लेवल को पहचाने, पंचायत की परिभाषा बताएं। ऑप्शन ए नॉलेज, ऑप्शन बी कंप्रहेंशन, ऑप्शन सी एप्लीकेशन, ऑप्शन डी एनालिसिस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नॉलेज यानी कि ज्ञान। स्टेट का मतलब क्या है? इसमें स्टेट का मतलब है किसी भी फैक्ट या डेफिनेशन को बताना। और जो ब्लूम टैक्सोनॉम का जो वर्गीकरण है उसमें क्या है, जो नॉलेज है वो इसका सबसे लोएस्ट जो है लेवल है, यानी आप देख सकते हैं सबसे लोएस्ट जो लेवल है वो ज्ञान है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार क्या है, किसी भी वर्ड को डिफाइन करना या किसी जानकारी को दोहराना, ये जो होता है ये संज्ञानात्मक क्षेत्र में आता है, यानी कि कॉग्निटिव डोमेन में आता है, जो कि सबसे निचला स्तर होता है। जो ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार क्या है, इंसानी जो माइंड होता है उसके सीखने व सोचने के अलग अलग लेवल होते हैं। और ये जो अलग अलग लेवल होते हैं इनमें जो सबसे नीचे वाला जो लेवल होता है वो होता है नॉलेज। तो और जो ब्लूम टैक्सोनॉमी के जो लर्निंग क्षेत्र होते हैं, यानी कि लर्निंग जो डोमेन होते हैं वो होते हैं ज्ञान, अफेक्टिव और साइकोमोटर, यानी कि कॉग्निटिव यानी ज्ञान, अफेक्टिव यानी एटीट्यूड और साइकोमोटर यानी स्किल। तो जो अपना इसमें पूछा है कि ब्लूम लेवल फॉर द स्टेट वाले में जो आएगा वो होगा नॉलेज, यानी कि सीखने व सोचने वाला जो लेवल होता है उसमें क्या है, नॉलेज होता है, जो सबसे निचला स्तर होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट ऑफ क्रिएटिंग ए लेसन प्लान। पाठ योजना के बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से लाभ है, यानी कि लेसन प्लान बनाने का कौन सा जो है वो बेनिफिट होता है। ऑप्शन ए हेल्प प्लान टाइम स्पेंड पर एक्टिविटी, प्रति गतिविधि में बिताए गए समय की योजना बनाने में मदद करता है। ऑप्शन बी नाउ लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट, छात्रों की शिक्षण शैली जानना। ऑप्शन सी बोथ हेल्प प्लान टाइम स्पेंड पर एक्टिविटी एंड नाउ लर्निंग स्टाइल फॉर स्टूडेंट। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी लेसन प्लान का जो बेनिफिट होता है वो क्या होता है, हेल्प प्लान टाइम स्पेंड पर एक्टिविटी एंड नाउ लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट, यानी कि प्रति गतिविधि में बिताए गए समय की योजना बनाने में मदद करता है और छात्रों की शिक्षण शैली जानना, उन दोनों में मदद करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी मेथड आस्क स्टूडेंट टू कम टू क्लास आफ्टर रीडिंग और प्रिपेयरिंग। निम्नलिखित में से कौन सी अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी विधियां छात्रों को पढ़ने या तैयार करने के बाद कक्षा में आने के लिए कहती है। कहने का मतलब ये है कि क्लास में आने से पहले ऐसी कौन सी प्रिपेयरिंग की जाती है, वो कौन सी क्लास होती है जिसमें क्या है, क्लास में आने से पहले ही प्रिपेयर होके आना पड़ता है, तो वो कौन सी क्लास होती है। ऑप्शन ए लेक्चर, ऑप्शन बी फ्लिप्ड क्लासरूम, ऑप्शन सी ई लर्निंग, ऑप्शन डी केस स्टडी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्लिप्ड क्लासरूम। आप इमेज में देख सकते हैं दो क्लासरूम दिखाई गई है, एक ट्रेडिशनल दिखाई हुई है, एक फ्लिप्ड दिखाई हुई है। तो ट्रेडिशनल जो क्लासरूम होती है उसमें क्या होता है, पहले टीचर पढ़ाता है फिर बच्चे घर जाके होमवर्क करते हैं। लेकिन जो फ्लिप्ड क्लासरूम होती है उसमें क्या है, पहले बच्चे प्रिपेयर होकर आते हैं, यानी कि किसी भी टॉपिक पर वो क्या है प्रिपेयर होके आ जाएंगे। जैसे बच्चों को दे दिया गया कोई काम दे देंगे कि कोई प्रैक्टिकल वर्क भी दे देंगे कि इससे रिलेटेड आपको कुछ सीख के आना है, तो बच्चे पहले क्या है घर पे ही प्रिपेयर होके आएंगे, जैसे कोई वीडियो देख के या फिर खुद से प्रैक्टिकल करके कुछ भी है वो घर से ही सीख के आएंगे। और फिर आने के बाद वो क्या है क्लास में वो एक्टिविटी करेंगे। तो जो वो एक्टिविटी होती है, यानी कि घर से सीख के आके क्लास में जो एक्टिविटी करते हैं वो जो होती है वो फ्लिप्ड क्लासरूम होती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोन ऑफ एक्सपीरियंस वाज डेवलप्ड बाय, कोन ऑफ एक्सपीरियंस इनके द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन ए डेल, ऑप्शन बी ब्लूम, ऑप्शन सी बैरी, ऑप्शन डी किकपैट्रिक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेल, कोन ऑफ डेल, यानी कि ये जो कोन है ये डेल ने ही डेवलप की है। कोन ऑफ एक्सपीरियंस जो होता है वो एक दृश्य मॉडल होता है जो शिक्षण, डिज़ाइन और लर्निंग प्रोसेस से संबंधित है। तो इसमें क्या होता है, जो एडगर डेल है ये उसने बनाया है, जो कि क्या सिखाता है, लर्निंग एक्सपीरियंस से एब्स्ट्रैक्ट की ओर कैसे बढ़ते हैं, यानी कि मूर्त से अमूर्त की ओर कैसे बढ़ते हैं, वो इस जो पिरामिड है इसमें दिखाया गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो कोन ऑफ एक्सपीरियंस है वो डेल ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए कार रिपेयर वर्कशॉप विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिफाइन द फ्लो ऑफ वर्क। कार मरम्मत कार्यशाला में निम्नलिखित में से कौन काम के प्रवाह को परिभाषित करेगा। ऑप्शन ए जॉब सीट, ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन सीट, ऑप्शन सी ऑपरेशन सीट, ऑप्शन डी डेली डायरी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑपरेशन सीट। ऑपरेशन सीट में क्या होता है, एक ऑपरेशन सीट में किसी मशीन या वाहन पर जो मैकेनिकल कार्य होते हैं उनको करने के लिए क्या है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होते हैं। यानी कि कोई भी हम काम कर रहे हैं, जैसे मैकेनिकल कार्य करेंगे तो क्या है उसको कैसे करना है, तो वो जो चीज़ें हैं वो स्टेप बाय स्टेप जो है उसमें इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्री एंड पोस्ट जॉब चेक सीट कैन बी यूज्ड टू। पूर्व और पश्चात जॉब चेक सीट का उपयोग के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन ए गेट स्टार्टेड इन द डे एंड एसेस क्वालिटी ऑफ वर्क डन। शुरुआत करने के बाद किए गए कार्य की गुणवत्ता का आंकलन करना। ऑप्शन बी मेजर टाइम स्पेंड एट ईच टास्क। प्रत्येक कार्य में खर्च किए गए समय को मापना। ऑप्शन सी कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लेबर। श्रम की लागत करना। ऑप्शन डी असाइन वर्क टू द टीम। टीम को काम सौंपना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शुरुआत करने के बाद किए गए कार्य की गुणवत्ता का आंकलन करना। तो प्री जॉब सीट वो होती है जिसमें यह श्योर करती है कि काम शुरू करने से पहले सभी टूल एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल रेडी है, जबकि पोस्ट जॉब सीट जो होती है वो ये चेक करती है कि किया गया काम स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट के अनुरूप हुआ है या नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए गुड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शुड हैव। एक अच्छे बहुविकल्पीय प्रश्न में यह होना चाहिए। ऑप्शन ए 3 से 5 विकल्प एक उचित सीमा और अच्छे डिस्ट्रैक्ट है। ऑप्शन बी सीखने वाले को भ्रमित करना। ऑप्शन सी मूल्यांकन स्तर ब्लूम टैक्सोनॉमी। ऑप्शन डी कई अवधारणाओं का परीक्षण करना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 से 5 विकल्प एक अच्छे उचित सीमा और अच्छे डिस्ट्रैक्ट है, यानी कि 3 to 5 ऑप्शन इज ए रीजनेबल रेंज एंड गुड डिस्ट्रैक्टर। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उनमें क्या है कि 3 से 5 ऑप्शन होने चाहिए और डिस्ट्रैक्टर जो है वो भी ऑप्शन होना चाहिए, मतलब डिस्ट्रैक्ट करने वाले भी ऑप्शन होने चाहिए। तो वही जो होते हैं वो अच्छे क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू किकपैट्रिक देयर आर 4 लेवल ऑफ इवेल्युएशन ऑफ दीज फोकस एंड नॉलेज स्किल एंड एटीट्यूड चेंज। किकपैट्रिक के अनुसार मूल्यांकन के 4 स्तर है, इनमें से ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण परिवर्तन पर केंद्रित है। ऑप्शन ए रिएक्शन, ऑप्शन बी लर्निंग, ऑप्शन सी बिहेवियर, ऑप्शन डी रिजल्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लर्निंग। यानी कि किकपैट्रिक के अनुसार जो 4 लेवल है इवेल्युएशन के उनमें क्या है, सबसे पहला है नॉलेज, फिर है स्किल, उसके बाद है एटीट्यूड एंड जो लास्ट होता है वो होता है लर्निंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव इज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड टेस्ट इफ अफेक्ट बोथ वैलिडिटी एंड ऑफ टेस्ट स्कोर। वस्तुनिष्ठता एक अच्छी परीक्षा की महत्वपूर्ण विशेषता है, यह परीक्षण स्कोर की वैधता और दोनों को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए प्रेरणा, ऑप्शन बी संरचना, ऑप्शन सी मजबूती, ऑप्शन डी विश्वसनीयता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विश्वसनीयता, यानी कि रियलिबिलिटी।
यानी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं उनमें क्या है, परीक्षक यानी कि जो एग्जामिनर होता है उसका कोई पर्सनल नहीं होता, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में क्या है, अलग अलग टीचर भी एक ही समान नंबर देंगे, जिससे क्या है विश्वसनीयता बनी रहती है और परीक्षा में नंबरों की जो है वो रियलिबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता बनी रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उनमें मतलब पर्सनल नंबर देने का वो नहीं होता, उसमें क्या होता है अलग अलग टीचर भी अगर नंबर देंगे तो वो एक जैसे देंगे, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उनमें रियलिबिलिटी बनी रहती है, यानी कि उसमें विश्वसनीयता बनी रहती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्लासरूम अरेंजमेंट इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन ए क्लास नीड ग्रुप वर्क। जब कक्षा को समूह के काम की आवश्यकता होती है तो कौन सी कक्षा की व्यवस्था सबसे प्रभावी होती है। ऑप्शन ए सी शेप, ऑप्शन बी राउंड टेबल, ऑप्शन सी क्लस्टर, ऑप्शन डी रो एंड कॉलम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लस्टर। क्लस्टर अरेंजमेंट में क्या होता है, इसमें टेबल एंड जो डेस्क होती है वो एक ही साथ रखी जाती है, जिसमें क्या है छात्र आसानी से एक दूसरे के साथ बैठ सकते हैं। ये व्यवस्था जो होती है वो ग्रुप वर्क के लिए अच्छी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक काउंसलर कैन नोट, एक काउंसलर नहीं कर सकता है। ऑप्शन ए एक्सप्रेस हिज व्यू टू द काउंसली, काउंसली के प्रति अपना विचार व्यक्त करना। ऑप्शन बी मेक डिसीजन फॉर द काउंसली, काउंसली के लिए निर्णय लेना। ऑप्शन सी सेटअप गोल फॉर द काउंसली, काउंसली के लिए लक्ष्य निर्धारित करना। ऑप्शन डी एक्सप्रेस व्यू ऑफ अदर टू द काउंसली, काउंसली को दूसरों के विचार व्यक्त करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेक डिसीजन फॉर द काउंसली, यानी कि काउंसली के लिए निर्णय लेना। तो कहने का मतलब ये है एक काउंसलर जो होता है वो काउंसली को मार्गदर्शन तो दे सकता है, उसको गाइड भी कर सकता है, लेकिन निर्णय नहीं ले सकता। वो निर्णय क्या है, वो खुद काउंसली पर डिपेंड करता है, यानी कि काउंसली खुद ले सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए लर्नर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हीज हर स्टडीज कीप अपडेटिंग हिमसेल्फ थ्रू कंसर्टेड इफोर्ट ही इज ए। जब एक शिक्षार्थी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद खुद को लगातार प्रयासों के माध्यम से अपडेट रखता है तो वह एक होता है। ऑप्शन ए ओपन लर्नर, ऑप्शन बी डिस्टेंस लर्नर, ऑप्शन सी कंटिन्यूअस लर्नर, ऑप्शन डी लाइफ लॉन्ग लर्नर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाइफ लॉन्ग लर्नर, यानी कि आजीवन शिक्षार्थी। ऐसा शिक्षार्थी या व्यक्ति जो अपनी सारी एजुकेशन पूरी करने के बाद भी अपने ज्ञान व स्किल को क्या है अपडेट रखता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो लाइफ लॉन्ग लर्नर कहा जाता है। यानी कि कोई भी है जिसका एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है लेकिन वो क्या है उस चीज़ को क्या है कंटिन्यू रखता है, उस चीज़ को अपडेट रखता है, यानी उस स्किल में वो बना रहता है, तो वो जो होता है वो क्या होता है आजीवन शिक्षार्थी होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज 3 नेशनल बोर्ड इज ओपन। इन 3 राष्ट्रीय बोर्ड में से कौन सा खुला है। ऑप्शन ए CBSE, ऑप्शन बी ICSE, ऑप्शन सी NIUS, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी NIUS, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये जो है ये एक दूरस्थ शिक्षा यानी कि डिस्टेंस लर्निंग के लिए है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंड अप इंडिया मिशन। स्टैंड अप इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए उद्यमी स्थापित करना, ऑप्शन बी 5 लाख से ऊपर 10 लाख रुपए देने तक का ऋण देना, ऑप्शन सी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिला अल्पसंख्यकों की मदद करना, ऑप्शन डी ग्रीन फील्ड उद्यम स्थापित करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिला अल्पसंख्यकों की मदद करना। तो कहने का मतलब ये है स्टैंड अप इंडिया मिशन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो अनुसूचित जाति यानी 80 और ST और महिला के जो है उनके एंटरप्रेन्योर को क्या है बढ़ावा दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द 4 Ps ऑफ मार्केटिंग विच वन डील विद द हैविंग ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट यू आर ऑफरिंग।
विपणन के 4 Ps में से कौन सा आपकी पेशकश की स्पष्ट समझ से संबंध रखता है? तो 4 Ps ऑफ मार्केटिंग कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं प्रोडक्ट, प्राइस, पैलेस एंड प्रमोशन। तो इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है कि आपकी पेशकश की स्पष्ट समझ से संबंध रखता है, यानी कि क्लियर अंडरस्टैंडिंग। तो ऑप्शन ए प्लेस यानी जगह, ऑप्शन बी प्रोडक्ट उत्पाद, ऑप्शन सी प्राइस मूल्य, ऑप्शन डी प्रमोशन विज्ञापन प्रसार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट का जो संबंध है इस बात से होता है कि आप कस्टमर को क्या दे रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरएक्टिविटी इन ऑनलाइन मटेरियल इज मोस्टली डन बाय इंक्लूजिंग ऑफ। ऑनलाइन सामग्रियों में अतः कार्यशीलता ज्यादातर को शामिल करती है। ऑप्शन ए टेस्ट एंड असेसमेंट परीक्षा और आंकलन, ऑप्शन बी एकेडमिक काउंसलिंग शैक्षणिक परामर्श, ऑप्शन सी ऑडियो वीडियो, ऑप्शन डी ईमेल एंड सपोर्ट फ्रॉम टीचर शिक्षकों से ईमेल और समर्थन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टेस्ट एंड असेसमेंट, यानी कि जो ऑनलाइन या डिजिटल जो लर्निंग मटेरियल होते हैं उनमें क्या है, इंटरेक्टिविटी का मतलब होता है कि इसमें जो शिक्षार्थी है वो पढ़ाई के दौरान सिर्फ स्क्रीन को न देखते रहे बल्कि उसमें इंटरेस्ट ले। तो उसके लिए क्या है, टेस्ट एंड असेसमेंट होना ज़रूरी होता है, यानी कि जो डिजिटल लर्निंग होती है उसमें क्या है, टेस्ट एंड असेसमेंट भी ऐड किए जाते हैं, जिससे क्या है बीच बीच में जो स्टूडेंट है वो छोटे छोटे जो क्विज आते हैं उनका जवाब देने के लिए क्या है, स्क्रीन पर क्लिक करना पड़ता है, जिससे क्या है स्टडी में क्या है इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि वो स्टडी फिर एक तरफा नहीं दो तरफा हो जाती है। यानी कि आप जब कोई डिजिटल लर्निंग करवा रहे हैं तो बीच में अगर आपने टेस्ट एंड असेसमेंट दिया है तो उससे क्या होता है, स्टूडेंट का ध्यान उसी में रहता है, क्योंकि बार बार क्या है क्लिक करना पड़ता है उस टेस्ट एंड असेसमेंट का आंसर देने के लिए। तो जो होता है इसमें शामिल करने के लिए क्या है, टेस्ट एंड असेसमेंट ज़रूरी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो बच्चों आपके 162 तक यानी कि जो CITS POT का लेवल फर्स्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। आगे के जो लेवल है, आगे के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा समझाए हुए क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और अपडेट मिल सके ITI CITS एंड डिप्लोमा से रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से भी रिलेटेड। ओके, थैंक यू।